पिछला लेक्चर मेरा कल्याणकारी योजनाओं पे था, जिसका एक पार्ट छूट गया था। उस पार्ट को आज हम लोग कवर करेंगे। वो पार्ट है पेंशन एवं सेवा संबंधी योजनाएं। पेंशन एवं सेवा संबंधी जो सुविधाएं या योजनाएं हैं, उसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग पेंशन के बारे में। चूँकि पेंशन का आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो 2004 के बाद से जो जो लोग भी भर्ती हुए हैं, उनके लिए पुरानी पेंशन योजना ख़त्म हो गई है और वो अब नई न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं। बट फिर भी जो लोग ऑलरेडी वर्किंग हैं 2004 से पहले की भर्ती वाले हैं, उनका अभी भी पेंशन उनके लिए लागू है। तो इसलिए पेंशन जानना ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले पेंशन कितने प्रकार की होती है? तो सबसे पहली पेंशन होती है अधिवस्थता पेंशन। यानी अगर कोई सरकारी कर्मी जो है, सरकारी सेवक जो है, 60 वर्ष की अधिवस्था आयु पूर्ण कर लेता है। सामान्यतः 60 वर्ष ही अधिवस्था आयु होती है। तो 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद पुरानी पेंशन स्कीम में अगर वो आता है तो वो पेंशन उसको दे होगी। अब उसको रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन दे होगी, ये कैलकुलेट किया जाता है। जो भी उसकी लास्ट सैलरी होगी, सैलरी परिलब्धि होगी, परिलब्धि मीन्स जो भी उसका वेतन और उसका जो अनुमन्य भत्ता है, डीए है, उसको जोड़कर जो भी उसकी आखिरी परिलब्धि होगी या फिर पिछले 10 महीनों की जो उसकी औसत परिलब्धि होगी, उनमें से जो भी ज़्यादा है उसको लिया जाता है पेंशन के रूप में। तो वही उसको पेंशन मिलती है। दूसरे तरीके की जो पेंशन होती है उसको बोलते हैं सेवानिवृत्ति पेंशन। सेवानिवृत्ति पेंशन मेनली दो तरीके की होती है। एक होती है ऐच्छिक सेवानिवृत्ति पेंशन और एक होती है कंपलसरी रिटायरमेंट, या फिर उसको बोलते हैं हम लोग अनिवार्य सेवानिवृत्ति। उसके अंडर जो पेंशन मिलती है। तो सबसे पहले आते हैं हम ऐच्छिक सेवानिवृत्ति पेंशन पर। तो ऐच्छिक सेवानिवृत्ति पेंशन को हम वीआरएस भी बोलते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। इसके अंतर्गत ऐसे सरकारी सेवक जिन्होंने अपनी 20 वर्ष की सरकारी सेवा सरकारी सेवा पूर्ण कर ली हो, यानी क्वालिफाइड सर्विस पूर्ण कर ली हो, और या तो वो 45 वर्ष से अधिक उनकी आयु हो गई हो, तो ऐसे अधिकारी या कर्मचारी नियुक्त अधिकारी को एक एप्लीकेशन देंगे इस बाबत कि वो पेंशन लेना चाहते हैं, रिटायर्ड होना चाहते हैं। तो उनको जो है 3 माह पूर्व एक नोटिस देना होता है नियुक्त अधिकारी को, और नोटिस अगर एक्सेप्ट किया जाता है तो फिर वो वीआरएस या वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में उनको जो भी जिस वक्त वो रिटायरमेंट का नोटिस दे रहे हैं या जिस वक्त वो रिटायर किए जा रहे हैं, उस वक्त जो उनकी परिलब्धि होगी, आखिरी परिलब्धि, यानी जो भी वेतन वो ड्रॉ कर रहे हैं, वही पेंशन की तरह मंजूर कर लिया जाएगा। अगला प्रकार है अनिवार्य सेवानिवृत्ति। अनिवार्य सेवानिवृत्ति जो है ऐसे सरकारी सेवक जिन्होंने 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा लगातार दुष्चरित्र लेख जिनके सीआर या उसमें लिखा जा रहा है, एसीआर में लिखा जा रहा है, और उनके लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी बनती है। स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति अगर है कि नहीं, इनको सेवा में नहीं रखा जाए, सेवा में रखना इनको सही नहीं है, तो उनको फिर कंपलसरी रिटायरमेंट दिया जाता है। तो ऐसे जो सरकारी सेवक हैं जो कंपलसरी रिटायरमेंट ले रहे हैं, वो भी पेंशन के हकदार होते हैं। तो ये हो गया आपका अनिवार्य सेवा। जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति होती है उसमें बेसिकली 2 रीजन होते हैं उनको कंपलसरी रिटायर करने के। पहला रीजन होता है या तो उनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा जो है शक के दायरे में हो, तो इसलिए उनको रिटायर किया जा सकता है, या फिर सेकंड होता है कि उनकी फ़िटनेस या योग्यता इस तरीके की नहीं रह गई है जो कि पद के अनुकूल हो। तो ये 2 केसेस हैं जिनमें जो सरकारी सेवक होता है उसको कंपलसरी रिटायर कर दिया जाता है। तीसरे तरीके की पेंशन होती है, उसको बोलते हैं कंपनसेटरी पेंशन। कंपनसेटरी पेंशन वो पेंशन होती है जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी संस्था में काम कर रहा है और वो संस्था सपोज करिए बंद हो जाती है या वो डिपार्टमेंट बंद हो जाता है, तो उस केस में उसके जो भी एम्प्लॉई हैं उनको एज ए कंपनसेशन उनको पेंशन दी जाती है। तो इसको कंपनसेटरी पेंशन बोलते हैं। ये जनरली सरकारी जो कंपनियां होती हैं जो जनरली बंद हो जाती हैं, जो ज़्यादा घाटा शो करती हैं और वो बंद हो जाती हैं, तो उसके अंतर्गत जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कंपलसरी पेंशन दी जाती है। अगला पेंशन का टाइप आता है पारिवारिक पेंशन। पारिवारिक पेंशन के अंतर्गत अगर कोई सरकारी सेवक या तो सेवा में या सेवा के उपरांत, सेवानिवृत्ति होने के उपरांत एक्सपायर कर जाता है या मृत्यु हो जाती है उसकी, तो उसके परिवार को जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है उनमें से किसी एक सदस्य को पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जाता है। सामान्यतः जो दर होती है पारिवारिक पेंशन की वो होती है जो भी पेंशन ड्रॉ कर रहा है कर्मी, अगर सेवानिवृत्ति के उपरांत अगर उसकी मृत्यु होती है तो जो उसने पेंशन ड्रॉ करी है उस पेंशन का
30%, ये सामान्य दर होती है। लेकिन कुछ केसेस में बड़ी दर भी लागू होती हैं। तो जैसा कि बताया, सामान्य दर तो 30% होती है, लेकिन कुछ केसेस में बड़ी दर पर भी पारिवारिक पेंशन दी जाती है। तो बड़ी दर जो होती है वो होती है पेंशन का, जो भी पेंशन सरकारी सेवक ड्रॉ कर रहा था उसका 50%, यानी जो अंतिम परिलब्धि उसकी थी जब उसकी डेथ हुई उसका 50%, ये बढ़ी हुई दर होती है। तो यानी सेवा काल के दौरान अगर व्यक्ति जो सरकारी सेवक है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसके जो डिपेंडेंट्स हैं उनमें किसी एक सदस्य को उसका जो आखिरी ड्रॉप वेतन था उसका 50% एज ए पेंशन परिवार को दिया जाता है। और ये अगले 10 साल तक दिया जाता है, यानी 10 साल की अगर 10 साल पूरा हो गया तो उसके बाद फिर सामान्य दर यानी 30% पर दिया जाएगा। और यही दूसरा केस है कि अगर सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी सेवा की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में जनरली सामान्य दर 30% हो गई, 30% पे पेंशन मिलेगी, जो भी उसका आखिरी परिलब्धि थी उसका 30% पे पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर उसकी मृत्यु 7 साल के अंदर हो जा रही है तो उसको जो है उसके परिवार को, जब तक कि व्यक्ति जो सरकारी सेवक है वो जिसकी मृत्यु हो गई है वो या तो 67 साल तक का नहीं हो गया होता, यानी मृत्यु के उसकी उम्र जो है 67 साल तक जब तक नहीं हो जाती तब तक उसको उसके परिवार को बढ़ी हुई दर पर यानी 50% की दर पर पेंशन प्राप्त होगी। और जब वो 67 साल की उम्र अगर अटेन कर लेता तब फिर जो पेंशन की दर है वो 30% के हिसाब से होगी। यानी कि एग्जांपल लेते हैं कि सपोज़ करिए कोई ए व्यक्ति है, वो 60 साल की उम्र में रिटायर हो गया और जब वो 61 साल का हुआ उस दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जो पारिवारिक पेंशन है, अभी वो पेंशन जो ड्रॉ कर रहा था 50% पे अपना जो आखिरी परिलब्धि उसको जो थी उसके 50% पे उसको पेंशन मिल रही थी। तो जिस दिन वो मृत्यु होती है उसकी, तो उसके परिवार को जब तक कि वो व्यक्ति 67 ईयर्स का नहीं हो जाता, यानी अगले 6 साल, यानी 1 साल तो पेंशन ले चुका है, अब बाकी के जो बचे 6 साल यानी 67 में 1 साल घट गया 6 साल, तो 6 साल जो है उसके परिवार को बढ़ी हुई दर पे यानी 50% के हिसाब से पेंशन मिलेगी। और उसके उपरांत फिर जो नॉर्मल दर होती है 30% उसके हिसाब से उसको पेंशन मिलेगी, पेंशन का लाभ मिलेगा। तो ये होता है पारिवारिक पेंशन। पारिवारिक पेंशन के बाद फिर जो अगला पेंशन होता है उसको हम बोलते हैं असाधारण पेंशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। असाधारण पेंशन जनरली सेवा काल के दौरान अगर किसी व्यक्ति की, किसी सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाती है तो उस केसेस में उसका जो परिवार होता है उसको असाधारण पेंशन दी जाती है। तो किन केसेस में ये असाधारण पेंशन की संभावना होती है, ये जो है 2016 के संशोधन के बाद ये केसेस बताए गए हैं। तो असाधारण पेंशन की जो परिस्थितियाँ होती हैं वो इस प्रकार हैं कि कोई भी सरकारी सेवक यदि वो अपने सरकारी कार्य के दौरान आक्रोशित जनता द्वारा आक्रमण के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कोई भीड़ अगर बहुत ज़्यादा आक्रोशित जनता की भीड़ लगी हुई है उसको तितर बितर करने के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। तो नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2, अगर उसकी डाकुओं से, अपराधियों से या आतंकवादियों से, उग्रवादियों से या फिर नक्सलियों आदि के आक्रमण या लड़ाई करने के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन, अगर वो महत्वपूर्ण किसी प्रशिक्षण के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, इस तरीके की आपदाएं, रेल दुर्घटनाएं, इन सब में उसकी मृत्यु हो जाती है। या फिर पांचवी कंडीशन हो गई कि किसी क्षेत्र में आग बुझाने के दौरान या उसमें सहायता के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। या फिर छठी कंडीशन हो गई कर्फ्यू, कहीं किसी क्षेत्र में कर्फ्यू लगा हुआ है और उसमें आक्रमण के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। या फिर कैदी अनुरक्षा के दौरान, कैदी को ट्रांसफ़र करने के दौरान अगर कोई आक्रमण होता है उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें अगर सरकारी सेवक की मृत्यु होती है तो फिर उसके परिवार को असाधारण पेंशन का लाभ दिया जाता है। तो असाधारण पेंशन में जो भी उसकी तत्समय जब उसकी मृत्यु हुई है उस समय जो भी सैलरी ड्रॉ कर रहा है वो व्यक्ति, जो सरकारी सेवक है जिसकी मृत्यु हुई है, वो जो लास्ट सैलरी अपनी ड्रॉ कर रहा है वही एज ए पेंशन उसके परिवार को दी जाएगी जब तक कि वो सरकारी सेवक जो मृत्यु को प्राप्त हो गया है वो अपनी 60 साल की अधिवस्था आयु पूर्ण नहीं कर लेता। तब तक जो है उसका जो वेतन है वही एज ए पेंशन उसके परिवार को दिया जाएगा। और जब वो सरकारी सेवक अपनी अधिवस्था आयु पूर्ण कर लेता उसके बाद जो उसके परिवार को जो पेंशन वो सरकारी सेवक ड्रॉ करता है, यानी अपने आखिरी परिलब्धि का, यानी 60 साल के होने के समय जब जो अधिवस्था आयु पूरी कर रहा था उस समय जो उसकी परिलब्धि होती है उसका 50% जो सरकारी सेवक ड्रॉ कर रहा होता है वही पेंशन परिवार को दी जाती। जनरली पेंशन केस में, पारिवारिक पेंशन में क्या होता है 30% के साथ दी जाती है, लेकिन इस केस में 50% जो उसकी सैलरी थी फाइनल उसका 50% के हिसाब से पारिवारिक पेंशन की सुविधा
दी जाएगी। तो इसको असाधारण पेंशन हम कहते हैं। इसके बाद आती है अशक्तता पेंशन। अशक्तता पेंशन अगर कोई सरकारी सेवक अपने कार्य के दौरान शारीरिक अथवा मानसिक रूप से शासकीय कार्य संपादन में अक्षम हो जाता है, तो उसको किसी सक्षम चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र या उसकी संस्तुति पर सेवानिवृत्त किया जाता है। तो ऐसी सेवानिवृत्ति को हम लोग बोलते हैं अशक्तता। अशक्तता की जो सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट है, तो इस केस में जो पेंशन मिलती है उसको बोलते हैं अशक्तता पेंशन या फिर इनवैलिड पेंशन। इसी की तरीके से एक होता है इंजरी पेंशन। इंजरी पेंशन में अगर कोई सरकारी सेवक अपने सरकारी कार्य करने के दौरान उसका अंग भंग हो जाता है और उस अंग भंग होने की वजह से वो कार्य करने के अनुकूल नहीं रह पाता, तो उसको फिर उसको हम इंजरी पेंशन देकर रिटायर किया जा सकता है उस सेवक को। तो एक हो गया अशक्तता पेंशन या इनवैलिड पेंशन और दूसरा हो गया इंजरी पेंशन। तो ये तो पूरा हो गया पेंशन के बारे में कि कितने तरीके की पेंशन होती हैं। अब पेंशन के अलावा और जो सुविधाएं हैं उन पे हम आएंगे। तो दूसरी सुविधा जो पेंशन के अलावा होती है रिटायरमेंट पर जो दी जाती है वो होती है ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी को हम उपादान के नाम से भी जानते हैं। और उपादान या ग्रेच्युटी 3 तरीके की होती है। पहला होता है सेवानिवृत्ति उपादान, दूसरा होता है सेवा उपादान और तीसरा होता है मृत्यु उपादान। तो तीनों का रेट अलग अलग होता है। तो जो सेवानिवृत्ति उपादान है, सबसे पहले उसको देखते हैं। तो ये सेवानिवृत्ति उपादान कम से कम 5 वर्ष की सेवा जिसने 5 वर्ष की आयकारी सेवा सरकारी सेवक ने कर ली है, उसके उपरांत अगर वो सेवानिवृत्त होता है तो उसके द्वारा की गई सेवा, जो उसने सेवा की है, उसके प्रत्येक छमाही के लिए जो उसकी अंतिम परिलब्धि है उसका 1/4 जो है उसको दे होता है एज ए ग्रेच्युटी। तो ये जो अंतिम परिलब्धि होती है उसका 16.5 गुना से अधिक नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 20 लाख तक का उपादान मिलता है। उपादान की मैक्सिमम लिमिट ही 20 लाख रुपए है। दूसरा उपादान है सेवा उपादान। कोई सरकारी सेवक अगर 10 वर्ष की सेवा करने से पूर्व रिटायर हो जाता है तो उसको ये सेवा उपादान दिया जाता है। ये उसकी अंतिम जो परिलब्धि होती है उसका प्रत्येक छमाही, मतलब उसने जितना कार्य किया है उसकी प्रत्येक छमाही के हिसाब से जो उसकी अंतिम परिलब्धि होती है उसका हाफ तक पेएबल होता है। तीसरे टाइप का उपादान होता है उसको बोलते हैं मृत्यु उपादान। यदि कोई सरकारी सेवक अपनी सेवा काल के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका परिवार का कोई एक सदस्य जो डिपेंडेंट है उस पर वो उसको मृत्यु उपादान दिया जाता है। तो मृत्यु उपादान की अलग अलग दरें होती हैं। वो दर उस पर डिपेंड करती है कि सरकारी सेवक उसने कितना सेवा काल अपना पूर्ण किया हुआ है। तो यदि वो सरकारी सेवक जिसकी मृत्यु हुई है उसकी मृत्यु 1 वर्ष की सेवा करने से कम की उसने सेवा की हुई है, जब उसकी मृत्यु हुई तो उसने 1 साल या उससे कम की सेवा प्रदान की है, तो उस केस में उसकी जो भी लास्ट ड्रॉन वेतन जो है, उसकी परिलब्धि, अंतिम परिलब्धि जो है उसका दुगना जो है वो एज ए डेथ ग्रेच्युटी दिया जाता है, मृत्यु उपादान की तरह दिया जाता है। यदि कोई सरकारी सेवक है जिसने 1 वर्ष से ज़्यादा की सेवा कर ली है लेकिन 5 वर्ष से कम की सेवा दे पाया है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में उसकी जो अंतिम लास्ट ड्रॉन सैलरी है, जो अंतिम परिलब्धि है, उसका 6 गुना उसके परिवार को दिया जाता है एज ए डेथ ग्रेच्युटी। यदि कोई सरकारी सेवक है जिसने 5 वर्ष से ज़्यादा की सेवा कर ली है लेकिन 20 वर्ष से कम की सेवा की हुई है, उस दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को अंतिम परिलब्धि का 12 गुना एज ए डेथ ग्रेच्युटी दिया जाता है। और यदि कोई सरकारी सेवक ने 20 साल से ज़्यादा की सेवा प्रदान कर दी है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है सेवानिवृत्ति से पहले, तो उसके लिए उसकी जो भी अहर्कारी सेवा है, उसकी अहर्कारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही के लिए जो भी परिलब्धि है उसके आधे के बराबर उसको, और जो मैक्सिमम 33 गुना तक हो सकता है, दिया जाता है एज ए डेथ ग्रेच्युटी। तो लेकिन ये जितने भी उपादान हैं तीनों ही केसेस में, चाहे वो सेवानिवृत्ति उपादान हो या सेवा उपादान हो या फिर मृत्यु उपादान हो, इसकी मैक्सिमम लिमिट 20 लाख तय की गई है। तो 20 लाख से ज़्यादा ग्रेच्युटी प्रेजेंट में दे नहीं होती है। तीसरी सुविधा जो रिटायरमेंट के बाद दी जाती है वो है पेंशन का राशिकरण। तो राशिकरण में क्या होता है, इसे सिंपल बोलते हैं कि पेंशन को बेच देना। तो कोई भी सरकारी सेवक जो रिटायर हो रहा है वो अपने मिलने वाली पूर्ण पेंशन का 40% तक जो है सरकार को उसका राशिकरण करा सकता है, यानी सरकार को बेच सकता है। और उसके बाद उसका मतलब 40% का उसको अमाउंट एक मुश्त दे दिया जाता है और बाकी जो 60% है उस पर उसकी पेंशन बनती है। तो पेंशन का जो जो अमाउंट है वो भी उसी के सापेक्ष घट जाता है पर मंथ। राशिकरण के अंतर्गत जो मूल पेंशन है वो तो राशिकरण की धनराशि को घटाकर ही दी जाती है, लेकिन जो उस पर डीआर या जो रिलीफ होता है, जैसे डीए या डीआर बोलते हैं, वो हम मूल पेंशन जो होती है, पूर्ण पेंशन है, उस पर ही डीए दिया जाता है।
राशिकरण 40% तक कराया जा सकता है। अब पेंशन में एक और चीज़ आती है अतिरिक्त पेंशन। ये एज क्राइटेरिया पर डिपेंड करती है। यदि कोई सरकारी सेवक जिसको पेंशन मिल रही है उसने अपनी 80 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है तो 80 से 85 वर्ष की आयु तक उसको 20% एज ए एक्स्ट्रा पेंशन दिया जाता है, अतिरिक्त पेंशन इसे बोलते हैं। यानी अगर 80 वर्ष की आयु पे उसे 100 रुपये पेंशन मिल रही थी तो 80 से 85 वर्ष की आयु के बीच में उसको 20 रुपये अतिरिक्त यानी 20%, तो टोटल 120 रुपये पेंशन मिली, जिसमें 100 रुपये उसकी मूल पेंशन है और 20 रुपये अतिरिक्त पेंशन है। इसी तरीके से अगर 85 वर्ष से 90 वर्ष तक की आयु के बीच में उसको 30% एक्स्ट्रा पेंशन मिलती है, यानी 100 + 30 अतिरिक्त पेंशन। फिर 90 से 95 वर्ष के बीच में उसको 40% एक्स्ट्रा मिलती है और 95 से 100 वर्ष की आयु तक उसको 50% एक्स्ट्रा मिलती है और 100 वर्ष के उपरांत उसको 100% एक्स्ट्रा मिलता है, यानी वो डबल पेंशन हो जाएगी, एक मूल पेंशन और दूसरी अतिरिक्त पेंशन, तो 2 पेंशन उसको मिलती है। तो ये क्राइटेरिया जो अतिरिक्त पेंशन का क्राइटेरिया है। नकदीकरण के बाद आता है अवकाश का नकदीकरण। जो अर्नड लीव होती हैं, उपार्जित अवकाश, वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट होता रहता है। पर ईयर 31 के हिसाब से वो क्रेडिट होता है, यानी पहली छमाही जो जनवरी से लेकर जुलाई तक 16 दिन क्रेडिट होते हैं और जुलाई से दिसंबर तक 15 दिन के क्रेडिट होते हैं। तो एक साल में टोटल ईयर 31 दिन क्रेडिट हो जाता है। ये हमारे अकाउंट में क्रेडिट होता रहता है टू द मैक्सिमम ऑफ 300, मैक्सिमम 300 तक क्रेडिट होता है। तो अगर जब कोई अधिवस्था आयु पूर्ण करता है अपनी या फिर जब रिटायर होता है तो उस समय उसके अकाउंट में कितनी ईएल क्रेडिटेड थी टू द मैक्सिमम ऑफ 300, तो उस ईएल जितनी भी क्रेडिटेड ईएल होंगी उसका उसे अंतिम परिलब्धि जो भी उसकी होगी, जो अंतिम ड्रॉन वेतन होगा उसके हिसाब से उसको उसका राशि नकदीकरण कर दिया जाता है और वो उसको एक मुश्त धनराशि प्रदान की जाती है। तो इसको बोलते हैं अवकाश का नकदीकरण। एक और योजना है जो जिसे बोलते हैं सामूहिक बीमा योजना। सामूहिक बीमा योजना या ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, इसके अंतर्गत ग्रेड पे के हिसाब से कटौती की जाती है हर मंथ और अगर सेवा काल के दौरान किसी सरकारी सेवा की मृत्यु हो जाती है तो उसको धनराशि उसकी कटौती के सापेक्ष निर्गत कर दी जाती है। तो ये जो धनराशि की कटौती है ये आप टेबल में देख सकते हैं, ये ग्रेड पे से लिंक होती है। अगर 2800 तक का ग्रेड पे है तो पर मंथ 100 रुपये की धनराशि कटौती होती है और मृत्यु होने पर 1 लाख रुपये मिलता है एक मुश्त। अगर 2800 से 5400 तक की ग्रेड पे है तो 200 रुपये पर मंथ धनराशि कटौती होती है और 2 लाख रुपये मिलता है। और 5400 से अधिक का ग्रेड पे है तो 400 रुपये कटौती पर मंथ होती है और 4 लाख रुपये की एक मुश्त धनराशि मिलती है। यदि सरकारी सेवक की मृत्यु नहीं होती है और वो सेवानिवृत्त होता है तो सेवानिवृत्ति के उपरांत जो भी उसकी बचत निधि में धनराशि जमा होगी पर मंथ जो कटौती होती है वो दो निधियों में जाती है। एक होता है बचत निधि और दूसरा होता है बीमा निधि। तो बचत निधि का जो भी पोर्शन होता है वो विद इंटरेस्ट उसको रिटायरमेंट के बाद मिल जाता है। तो ये होती है सामूहिक बीमा योजना या ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। तो आप लोग अपने सैलरी जब भी सैलरी स्लिप देखेंगे तो उसमें ये कॉलम आपको मिलेगा जो जीआईएस का कॉलम होता है। तो उसमें आप देख लेंगे कि आपकी कटौती ग्रेड पे के सापेक्ष 100 रुपये या 200 रुपये या 400 रुपये की होती होगी। अगला लेक्चर जो भी होगा उसमें मैं एनपीएस लूँगा क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जा रहा है, तो एनपीएस के बारे में मैं अगले लेक्चर में बताऊँगा। तो और सुविधा जो 2004 से पहले जो सर्विस में आए थे उन एम्प्लॉयज़ के लिए है वो है जीपीएफ, जनरल प्रोविडेंट फंड जो होता है वो है। तो उस जीपीएफ में एक तो इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, जैसे प्रेजेंटली 8.1 का इंटरेस्ट है। और जीपीएफ से कई सुविधाएं ये भी होती हैं, जैसे जीपीएफ से आप अग्रिम भी ले सकते हैं। आपके जीपीएफ में जो भी धनराशि जमा है उससे 2 तरीके के अग्रिम आपको स्वीकृत होते हैं, एक होता है अस्थायी अग्रिम, दूसरा होता है स्थायी अग्रिम। जो अस्थायी अग्रिम होता है वो आपकी 3 मंथ्स की सैलरी के बराबर आपको दिया जा सकता है। जो भी आपका अधिकारी है, जो आपका नियुक्त अधिकारी है जिसके अंडर में आप काम कर रहे हैं उसकी संस्तुति पे वो उसको दिया जाता है, तो होता है अस्थायी अग्रिम। अस्थायी अग्रिम को आपको बराबर किस्तों में फिर वापस करना होता है जीपीएफ अकाउंट में। तो अस्थायी अग्रिम उसी हिसाब से दिया जाता है कि आप उसको 40% से ज़्यादा, आपकी 50% से ज़्यादा सैलरी कटौती ना हो जिसमें, तो उससे आपको वापस कर दें। तो अस्थायी अग्रिम में जो भी धनराशि आप जीपीएफ से निकालते हैं उसको आपको वापस लौटाना होता है। दूसरे तरीके का अग्रिम होता है वो होता है स्थायी अग्रिम, जो 15 वर्ष या 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद ही आप उसको ले सकते हैं। तो 15 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत आप भवन निर्माण के लिए अपना कोई मकान बनवाना है तो उसके लिए आप जीपीएफ से अग्रिम स्थायी अग्रिम ले सकते हैं। और अगर आप 20 वर्ष की सेवा आपने पूर्ण कर ली है तो उसके उपरांत आप और भी आपके खर्चे हैं, जैसे पुत्री का विवाह इत्यादि है, तो उसके लिए भी आप पैसा जीपीएफ से एज ए स्थायी अग्रिम ले सकते हैं। जो स्थायी अग्रिम लेते हैं उसको फिर वापस करने की जरूरत नहीं होती है, वो आपका जो फाइनल जीपीएफ का पेमेंट आपके रिटायरमेंट के टाइम पे होगा उसमें वो चीज़ वो धनराशि काट कर बाकी आपकी धनराशि
विद इंटरेस्ट आपको लौटा दी जाएगी। तो ये दो तरीके की सुविधाएं इसमें अस्थायी और स्थायी अग्रिम जो है जीपीएफ से स्वीकृत होता है। जीपीएफ अपने आप में ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट जो होता है जनरल एफडी या आरडी या जो भी इंटरेस्ट रेट प्रिवेलिंग होते हैं उससे बेटर होता है, जो प्रेजेंट में 8.1 इंटरेस्ट इसका जीपीएफ का चल रहा है। तो रिटायरमेंट के टाइम पे ये जीपीएफ भी आपको विद इंटरेस्ट पूरा वापस किया जाता है एक मुश्त। इसमें 90% आपका जब रिटायर्ड होते हैं तो आपका जो भी ऑफिस होता है वहाँ से वापस किया जाता है, और 10% जो है वो आपका महालेखागार के यहाँ से जब सारी जो आपकी प्राप्तियाँ हैं और जो भी आपका जीपीएफ पासबुक वगैरह है उसका मिलान करने के बाद फिर 10% जो बचा हुआ है वो आपको महालेखागार के यहाँ से वो दिया जाता है। तो एक जीपीएफ आपका हो गया। ये भी एक बहुत ही अच्छी स्कीम थी जो अब जो एनपीएस के अंडर आ रहे हैं उनके लिए लागू नहीं होती है। एक और जो सेवा संबंधी सुविधा है वो उसको बोलते हैं लीव ट्रैवल कंसेशन यानी एलटीसी, अवकाश यात्रा सुविधा भी इसको बोलते हैं। इसमें सरकारी सेवकों को सेवा काल के दौरान भारत में स्थित किसी भी स्थान के भ्रमण के लिए आने और जाने का उसको और प्लस उसके जो डिपेंडेंट्स हैं टू द मैक्सिमम ऑफ 4 पर्सन के लिए वो उसका यात्रा में जो खर्च होता है उसको शासन रिम्बर्स करता है। तो इसको बोलते हैं अवकाश यात्रा सुविधा या एलटीसी। ये सुविधा पूर्णकालिक सरकारी सेवकों को पर ही लागू होती है जिन्होंने 5 साल की अहर्कारी सेवा कंप्लीट कर ली है। फिर उसको 10-10 ईयर के ब्लॉक में ये एक बार एलटीसी दी जाती है, मतलब लीव ट्रैवल कंसेशन के लिए वो अनुमान्य होता है। यानी अगर आपने 5 साल की सेवा पूर्ण कर ली है तो फिर आप 5 साल से लेकर 10 साल के बीच, यानी पहला ब्लॉक आपका 10 साल का हुआ उसमें आप एक बार ले सकते हैं। फिर 10 साल से 20 साल की सर्विस के बीच में आप दूसरी बार ले सकते हैं। 20 साल से 30 साल की सर्विस के बीच में आप तीसरी बार ले सकते हैं। और 30 साल से ऊपर की सर्विस में आप चौथी बार ले सकते हैं। तो यानी टोटल मैक्सिमम आप 4 बार ले सकते हैं एलटीसी, प्रोवाइडेड कि एक कंडीशन होती है जिसमें आपने परिवार नियोजन की कोई स्कीम अपनाई है तो वो परिवार नियोजन करने वालों को एक एक्स्ट्रा एलटीसी भी प्रोवाइड की जाती है। तो उस केस में उनको 5 एलटीसी 5 बार वो जा सकते हैं कहीं भ्रमण करने के लिए। अब इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशन क्या होती हैं? एक इस सुविधा का उपभोग करने वाला जो भी सरकारी कर्मचारी है उसको एटलीस्ट 15 दिवस का ईएल लेना होता है, ईएल स्वीकृत कराना होता है। यानी 15 दिन मिनिमम आपको ईएल लेना पड़ेगा। एलटीसी में आपका जो भी टोटल आगणित आपका जो आपने आगणन किया है व्यय का, जो यात्रा पे व्यय होगा, यानी ट्रेन से आप जा रहे हैं या बस से जा रहे हैं तो जो भी यात्रा पर व्यय होगा उसका 80% तक आप एज ए अग्रिम भी ले सकते हैं, मतलब यात्रा करने से पहले अग्रिम ले सकते हैं। और फिर इसमें क्या होता है कि इसमें आपका जो सरकारी सेवक हैं उसमें अगर पति और पत्नी दोनों लोग सरकारी सेवा में हैं तो किसी एक को ही ये एलटीसी की सुविधा दी जाती है। उसको इस बाबत प्रमाण पत्र देना होता है कि हाँ मेरी पत्नी या मेरा पति जो है सरकारी सेवा में है और वो एलटीसी के लिए आगे क्लेम नहीं करेंगे। तो इस तरीके से पति या पत्नी में से किसी एक को ही एलटीसी मिल सकती है, भले ही वो अलग अलग डिपार्टमेंट या अलग अलग सरकारी सेवाओं में हो। फिर सरकारी सेवक जो है उसको अपनी यात्रा पूर्ण करने से पहले जो यात्रा का डेस्टिनेशन उसका है जहाँ उसको यात्रा करनी है वो पूर्व से ही अपने नियंत्रक अधिकारी को उसकी सूचना देगा। और अगर उसके डेस्टिनेशन में कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो उसकी सूचना भी पूर्व में ही नियंत्रक अधिकारी को यात्रा शुरू करने से पूर्व भी देना होता है। फिर ये जो सुविधा होती है वो न्यूनतम दूरी पे लागू होती है। यानी आपको ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जाना है घूमने के लिए, तो ए और बी की जो न्यूनतम दूरी होती है उसका जो आपको अनुमान्य रेलवे का किराया आपकी श्रेणी का, यानी किसी श्रेणी में आपको वातानुकूलित श्रेणी मतलब जनरल का स्लीपर का किराया अनुमान है, किसी को सेकंड क्लास का, किसी को फर्स्ट क्लास का, तो आपकी श्रेणी का जो भी अनुमान्य रेलवे का किराया है वो आपको मिलता है। अभी लेटेस्ट जो संशोधन हुआ है उसमें ये भी सुविधा दी गई है कि आप अगर हवाई जहाज़ से यात्रा करना चाहते हैं तो वायुयान से भी आप यात्रा कर सकते हैं, लेकिन आपको जो रिम्बर्समेंट होगा उसका टिकट का जो भी रिम्बर्समेंट होगा वो रेलवे के किराए के बराबर ही होगा जो आपकी श्रेणी में आप पर लागू होता है। तो आप भले ही वायुयान से यात्रा करें लेकिन आपको किराया जो है वो रेलवे का ही मिलेगा। तो ये होता है एलटीसी की सुविधा भी सेवा संबंधी सुविधाओं के अंतर्गत आता है।